संस्कार पब्लिक स्कूल सोरका के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि मुझे आशा है कि आप घर पे ही हो और घर पे ही हो तो तभी सुरक्षित हो। अपन मैथमेटिक्स में बात कर रहे थे, मेंसुरेशन की पहला पार्ट हो गया था, जिसमें पहले पार्ट में मेंसुरेशन में 2D और 3D के कुछ सूत्रों को रटने के बजाय याद करने के लिए बताया था मैंने, किस प्रकार समझा जा सकता है, किस प्रकार उनको क्रिएट कर सकते हैं। तो उनको हमें रटना नहीं था, तो उन सूत्रों को आप उस वीडियो को एक बार दोबारा पुनः देख सकते हो। दोस्तों, एक बार इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के मोबाइल में शेयर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमें जितने सब्सक्राइब आएंगे तो हमें हमारा मनोबल और बढ़ेगा। हम अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप आराम से समझ रहे होंगे। तो ये वीडियो कंपटीशन एग्ज़ाम के विद्यार्थियों के लिए, साथ में जो 10th क्लास 11th क्लास में है उनके लिए भी काफ़ी टॉपिक है, इनसे रिलेटेड है। ज़्यादा 10th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए ये ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन और प्रश्नावली आएगी। आज अपन बात करते हैं मेंसुरेशन में 10th क्लास में एक प्रश्नावली है वृत्त की, यानी सर्किल की। इस सर्किल के बारे में हमें छोटी छोटी बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, और इसके साथ साथ में इनके सूत्र फिर इनके प्रश्न आएंगे। सबसे पहले अपन इनकी बेसिक बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सर्किल की। तो सर्किल छोटी सी परिभाषा है, किसी बिंदु का एक बिंदुपथ होता है। सर्किल क्या होता है? किसी बिंदु का एक बिंदुपथ होता है। अब बिंदुपथ क्या होता है? पथ का मतलब होता है रास्ता, और बिंदु का मतलब होता है बिंदुओं का रास्ता। यानी किसी बिंदुओं का रास्ता क्या कहलाता है? वर्त कहलाता है। किस प्रकार अपन देखते हैं, अपन ये कहते हैं कि वर्त एक गोलाकार होता है, गोला अलग होता है, गोलाकार अलग होता है। तो अपन देखते हैं वर्त का एक डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले आप देखना, इस प्रकार मैं एक वर्त बना रहा हूँ। इसमें ये एक आपको गोलाकार वर्त दिख रहा है, एक वर्त इस प्रकार देखना। छोटे छोटे बिंदुओं का एक बिंदुपथ ही वर्त कहलाता है। छोटे छोटे बिंदुओं का बिंदुपथ ही एक वर्त कहलाता है। यानी इस वर्त की परिधि पर अपन देखते हैं, इस वर्त की परिधि पर अपन देखते हैं कि इस प्रकार एक बिंदुओं का समूह से, या कि बहुत सारे बिंदु हैं, ये आपस में मिलकर एक वर्त की रचना कर रहे हैं। ये जितने बिंदु हैं सारे आपस से मिलकर एक बिंदुपथ की रचना कर रहे हैं, और उसी बिंदुपथ को क्या कहते हैं? जो ये बिंदुपथ है, इस बिंदुपथ को क्या कहते हैं अपन? इस बिंदुपथ को वर्त कहते हैं। ये अंदर का भाग वर्त नहीं है, सिर्फ ये बिंदुपथ है ना, वही वर्त है। जिस प्रकार अपन कहते हैं कि इस प्रकार एक गोलाकार चक्राकार भाग, ऐसे वर्ताकार भाग कहेंगे अपन, यानी सर्किल बढ़ा रहे हो वही वर्त होता है। अगर मैं इसको बीच में से यहाँ तोड़ काट देता हूँ तो एक लंबी बन जाएगी, धागे नुमा आकार की लंबाई हो जाएगी, वो इसकी होती है परिधि। यानी अगर मैं इसको बीच में से काट दूँ तो हो जाएगी इसकी परिधि। तो सारे पॉइंटों के बारे में अपन एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ेंगे। तो बता दो दोबारा एक बार पुनः वर्त की परिभाषा, कि किसी बिंदुओं का बिंदुपथ होता है वो वर्त होता है, और ये बिंदुओं का एक शर्त होती है। इस बिंदुओं की बिंदुपथ की एक शर्त होती है कि ये सारे बिंदु एक समतल में स्थित होते हैं। समतल में स्थित किसी एक नियत बिंदु, एक यहाँ पर केंद्र में नियत बिंदु स्थिर बिंदु होता है, केंद्र में एक नियत बिंदु स्थिर बिंदु होते हैं, जैसे अपन वृत्त का केंद्र कहते हैं। इस वृत्त के केंद्र बिंदु से, इस वृत्त के केंद्र बिंदु से वृत्त पर जितने बिंदु स्थित होते हैं, इस वृत्त के केंद्र बिंदु से, इस वृत्त के केंद्र बिंदु से वृत्त के ऊपर, यानी इस वृत्त के जो वर्ताकार भाग है, इस बिंदु पर जैसे नंबर देखो, 1 नंबर ये बेटा, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इस प्रकार 5 नंबर, इस प्रकार कुछ मान लो विद्यार्थी बैठे हैं, तो ये आपस से मिलकर क्या बना रहे हैं? वर्त बना रहे हैं। और एक विद्यार्थी को अपन इस वर्ताकार भाग के केंद्र में बैठा देते हैं, तो उसे तो अपन कहेंगे, इस वृत्त का जो केंद्र बिंदु होता है, सेंटर पॉइंट होता है, जिसे अपन केंद्र बिंदु कहते हैं, वो होता है मेन, ये मुख्य मार्ग यही है। इससे से सारे बिंदुओं का बिंदुपथ वो संतुलित करके रखता है। अब अपन देखेंगे परिभाषा हो गई। इसके बाद अपन देखते हैं पहला पॉइंट, देखते हैं वृत्त की सबसे पहले त्रिज्या देखते हैं। देखते सबसे पहले वृत्त का केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट। इसके बारे में मैंने बता दिया आपको कि वृत्त में स्थित एक समतल भाग में स्थित एक ऐसा बिंदु जो वृत्त की परिधि पर स्थित सारे बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है? समान होती है। वो क्या होता है? वृत्त का सेंटर पॉइंट होता है। इसे अपन वृत्त का केंद्र बिंदु कहते हैं। तो आप परिभाषा इस प्रकार लिख लीजिएगा, नोटबुक में परिभाषा लिखोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी। आपको सुनने से बजाय लिखने से, दोनों तरीके से आपको आसानी से समझ में आएगी। फिर उसके बाद अपन देखते हैं वृत्त की त्रिज्या, देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 पे देखते हैं वृत्त की त्रिज्या। नंबर 2 वृत्त की त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होती है? वृत्त के केंद्र भाग से, वृत्त के केंद्र भाग से वृत्त की परिधि के बीच की दूरी। यहाँ पर देखना, वृत्त के केंद्र भाग से
इस वृत्त के केंद्र भाग से वृत्त के परिधि की जो बीच की दूरी होती है उसे अपन रेडियस r से दर्शाते हैं। उसे अपन रेडियस r से दर्शाते हैं, अंग्रेजी में रेडियस कहते हैं। ये त्रिज्या होती है वृत्त की, और वृत्त की त्रिज्या समतल भाग में स्थित एक नियत बिंदु से वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु के बीच की दूरी होती है, जिसे अपन त्रिज्या r कहते हैं। और ये आपको पता है कि सारे सूत्रों में r त्रिज्या काम में आती है। जितने सूत्र देख लो त्रिज्या r तो काम में आएगी। फिर उसके बाद देखते हैं अपन व्यास की बात करते हैं। नंबर 2 नंबर 3 पे व्यास की बात करते हैं। डायमीटर, अंग्रेजी में डी से प्रदर्शित करते हैं डायमीटर। तो व्यास क्या होता है, परिभाषा ध्यान से सुनना आप एक बार। व्यास वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो केंद्र बिंदु से होकर गुजरे। सर देखना आप कि वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला एक ऐसा रेखाखंड जो सिर्फ और सिर्फ केंद्र बिंदु से गुजरे उसे अपन व्यास कहते हैं। एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। शर्त यह है कि एक ऐसा रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र बिंदु से गुजरे। एक शर्त तो यह है कि वृत्त के केंद्र बिंदु से गुजरना चाहिए, और दूसरी शर्त यह है कि वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला ऐसा रेखाखंड की बात कर रहे हैं अपन, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा व्यास। एक व्यास और त्रिज्या में संबंध होता है, उसको देखना आपने। व्यास और त्रिज्या में संबंध क्या होते हैं, व्यास त्रिज्या में संबंध देखना। त्रिज्या की दुगुनी क्या होती है, व्यास होती है। ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। त्रिज्या की दुगुनी व्यास होती है। यानी अगर मान लो किसी वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त की व्यास क्या हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी उसका डबल हो जाएगा। क्योंकि ये केंद्र बिंदु से गुजर रहा है, इसका मतलब दो त्रिज्याएं आपस में मिलकर क्या बना रही है, व्यास बना रही है। तो अपन व्यास कह रहे हैं इसको। व्यास का सूत्र हो गया d बराबर 2r। यह कहे कि व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होती है। एक सूत्र अपन और बना सकते हैं इसी के साथ। व्यास का आधा क्या होता है, व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो देखना व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। और इसकी इकाई, क्योंकि ये व्यास की इकाई सिर्फ जैसे मीटर या सेंटीमीटर इस प्रकार रहेगी, मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं रहेगी, ध्यान रखना, क्योंकि लंबाई है। तो ये व्यास और त्रिज्या में संबंध देखना। दोनों तरीके से परिभाषा बना सकते हैं अपन। एक परिभाषा जैसे बनती है कि त्रिज्या का डबल होता है, वो व्यास होता है। एक होती है कि व्यास का आधा होता है, वो त्रिज्या होती है। तो इस प्रकार दोनों की अपन परिभाषा कर सकते हैं। फिर नंबर 4 पॉइंट देखते हैं अपन जीवा के बारे में। पॉइंट नंबर 4 देखना, जीवा। एक पॉइंट है जीवा क्या होती है। उससे पहले बात करते हैं अपन जीवा की। तो जीवा की परिभाषा सुनना। जीवा वैसे तो एक व्यास की तरह होती है। व्यास और जीवा में अंतर बताऊंगा मैं भी आपको। वैसे तो जीवा और व्यास के जैसे होती है, लेकिन जीवा क्या करती है, वृत्त को 2 भागों में बांटती है। व्यास भी वृत्त को 2 भागों में बांटता है, लेकिन जब व्यास वृत्त को 2 भागों में बांटता है तो दोनों वृत्त के भाग होते हैं जो समान होते हैं, यानी अर्धवृत्त 2 भाग होते हैं, वो दोनों अर्धवृत्त होते हैं। और जीवा क्या होती है, जीवा भी वृत्त को 2 भागों में बांटती है। जीवा भी वृत्त को 2 भागों में बांटती है। एक भाग होता है लघु वृत्तखंड, एक होता है दीर्घ वृत्तखंड, यानी छोटे बड़े भाग में बांट सकती हैं। और मैं कहूँ कि व्यास को एक जीवा कह सकते हैं अपन। जीवा की एक परिभाषा और है कि व्यास को अपन जीवा कह सकते हैं। और एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। ध्यान देना आप, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। यहाँ पे लिख लेना, एक नोट पॉइंट अभी लिखाएंगे। जीवा क्या करेगी, वृत्त को 2 भागों में बांटेगी। एक लघु वृत्तखंड हो जाएगा, एक हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। तो इस बारे में आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं नंबर 5 पे चाप की। नंबर 5 पे चाप। चाप क्या होता है, एक वृत्त में चाप भी होता है। तो चाप की परिभाषा क्या आएगी, चाप की परिभाषा रहेगी कि वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी चाप होती है। वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी चाप होती है। जैसे देखना आप, यहाँ पे ए है और ये बी है, इनके बीच की दूरी बोली है मैंने। इस प्रकार नहीं कि एक रेखाखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी इस प्रकार है। व्यास और जीवा में तो परिभाषा ये थी कि वृत्त पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं के मिलाने वाले रेखाखंड था। यानी 2 बिंदुओं का जो रेखाखंड मिलाता है, रेखाखंड और बीच की दूरी में अंतर होता है। बीच की दूरी इस प्रकार ले रहे हैं अपन। चाप में क्या होता है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी इस प्रकार लेते हैं अपन। यानी जैसे ए और बी बिंदु हैं, तो इनके अपन ए और बी को इस प्रकार कहेंगे। और साथ में ये कहते हैं कि चाप होते हैं ए बी, तो उसको अपन इस प्रकार एक चाप का चिन्ह प्रदर्शित करते हैं। किसी बिंदु पर चाप का चिन्ह ऐसे प्रदर्शित करते हैं। तो ये चाप हो गया। तो देखना, एक बार पुनः देखना आप, अपन वृत्त के केंद्र के बारे में पढ़ चुके हैं।
वृत्त की त्रिज्या आर के बारे में पढ़ चुके हैं, व्यास के बारे में पढ़ा, जीवा के बारे में और चाप के बारे में पढ़ा। अब एक बार छोटे छोटे जो बेसिक चीजें हैं वो बता दूं मैं आपको कि उनके नेम क्या क्या होते हैं। देखना, जिस प्रकार एक वृत्त होता है और उसमें ये केंद्र बिंदु होते हैं, अपन लेते हैं, एक बात करते हैं जीवा की ए और बी। यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि ए बी जीवा है, और अगर चाप की बात करें, जीवा क्या होगी, इस प्रकार होगी जीवा, और चाप की बात करते हैं तो चाप होगा ऐसे, ए और बी चाप इस होगा, इस प्रकार होगा कि दोनों के बीच की दूरी, तो तब अपन इस प्रकार दर्शाएंगे। अब देखना कुछ नेम और नेम आपको याद रखना है। नेम यह है कि जब एक जीवा होती है, जब एक जीवा वृत्त के केंद्र की ओर बढ़ती है तो जीवा की लंबाई बढ़ती जाती है, और वृत्त के केंद्र से दूर जाते हैं तो जीवा की लंबाई घटती जाती है। ध्यान से सुनना, जब एक जीवा या चाप दोनों की बात करें, जीवा या चाप दोनों की बात करें, जब दोनों ही केंद्र की ओर बढ़ेंगे, जिस प्रकार देखना ये एक भी जीवा है या चाप है, तो ये केंद्र की तरफ बढ़ते जाएंगे तो इनकी क्या होगी, दूरी बढ़ती जाएगी। जब केंद्र की तरफ बढ़ते जाएंगे तो इनकी क्या होगी, दूरी बढ़ती जाएगी। एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि सबसे लंबी दूरी हो जाएगी, जिसे अपन क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। यानी जब जीवा की सबसे लंबी दूरी आ जाएगी तो उसे अपन व्यास कहेंगे, जो केंद्र बिंदु पर होता है, जहाँ पर उनके बीच में कोण 180 डिग्री का बढ़ता है, और वो जीवा क्या करती है, उस जीवा या व्यास उस वृत्त को दो अर्ध भागों में काट देती है। इस प्रकार अपन देखते हैं कि केंद्र से दूर जाएगी तो दूरी घटती जाएगी। और वृत्त के सूत्रों की, यानी वृत्त के कुछ सूत्र होते हैं, सिर्फ अपन बात कर रहे हैं वृत्त की, तो इनके सूत्रों की बात करेंगे अपन। सूत्रों में क्या होगा कि जिस प्रकार अपन छोटे छोटे जो बेसिक जानकारी पहले पढ़ चुके हैं, तो बेसिक जानकारी इन सूत्रों में काम में आएगी हमारे। जब भी अपन सूत्रों का निर्माण करेंगे ना, तो उन सूत्रों में छोटी छोटी बेसिक जानकारी है वो काम में आएगी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वृत्त की परिधि के बारे में बात करते हैं, या अपन बात कर लेते हैं वृत्त की त्रिज्या और व्यास के बीच में जो संबंध था वो क्या था। तो अपन सबसे पहले वृत्त की परिधि की बात करेंगे। नंबर 1 सूत्र है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि यानी वृत्त की परिधि क्या होती है, जैसे कि मैं बताऊं आप वृत्त की परिधि को एकदम आसानी से समझने के लिए एक धागा लीजिएगा और उस धागे को गोलाकार बनाइएगा, फिर उस धागे को बीच में से काटेगा, फिर अपन ऐसे लंबा करते हैं तो वो क्या हो जाती है, वृत्त की परिधि हो जाती है। जैसे एक अपन साइकिल का पहिया देखते हो, साइकिल को पहिया को बीच में से, या ट्यूब या टायर होता है, उसको बीच में से काट लो, काटने के बाद जो लंबाई हो जाएगी वो क्या होगी, उस वृत्त की परिधि होगी। अपन जैसे कहते हैं कि किसी कोई आकृति होती है, उसका क्या होता है, परिमाप होता है, उसके चारों भुजाओं का जो योग होता है वही तो परिमाप होता है, या सभी जितनी भुजाएं होती है उनका योग होता है वो क्या होता है, परिमाप होता है। तो परिधि और परिमाप एक तरीके से देखें तो अपन सेम है, लेकिन वृत्त के अंदर सिर्फ और सिर्फ वृत्त के अंदर वृत्त एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है जिसके अंदर अपन वृत्त की परिधि के बारे में बात करते हैं, बाकी सारी ज्यामितीय आकृति में अपन परिमाप के बारे में बात करते हैं। दोनों एक ही चीज़ है, चारों ओर की दूरी होती है, चारों ओर की लंबाई होती है। ऐसे वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि 2πr होती है, 2πr, ये सूत्र है वृत्त की परिधि का। सूत्र दूसरा है नंबर 2 सूत्र है वृत्त का क्षेत्रफल। 2 नंबर सूत्र है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब हो गया कि जब अपन एक वृत्त बना के किसी जगह रखते हैं तो उस जगह में कितनी एरिया घेरता है, कितनी एरिया कवर करता है, अपन कहते हैं कितना एरिया होता है, वही तो क्षेत्रफल होता है। किसी ज्यामितीय आकृति को अपन उस भाग में रखते हैं या किसी द्विम में या त्रिविम में आकृति जगह में रखते हैं, तो वहाँ तो जितनी जगह एरिया कवर करता है वो क्या हो जाएगा, उस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, या उसके अंदर कितनी जगह होती है वो हो जाएगा, उस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अपन वृत्त के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल आएगा πr²। यहाँ पर देखो मैं बता दूं आपको, जैसे सबसे पहले परिधि में 2πr था, 2 का मान 2 ही है क्योंकि 2 एक निश्चित है। फिर पाई का मान देख लो आप, यहाँ पे ध्यान से देखना, पाई का मान पाई बराबर 22/7 होता है। एक चीज और ध्यान रखना, पाई का मान एक और होता है, वो होता है 3.14। ये 2 मान है और दोनों ही मान अपन इस प्रश्नावली में काम में लेने वाले हैं। जो प्रश्न आएंगे उन ये दोनों ही मान प्रश्नों में काम में ले सकते हैं। और एक चीज बता दूं मैं कि पाई एक अपरिमेशन के है, जबकि 22/7 एक परमेशन क्या है। दोनों ये चीजें मैं पहले अपने शुरू के पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि पाई एक क्या है, अपरिमेशन क्या है, 22/7 क्या है, परमेशन क्या है। वृत्त का क्षेत्रफल πr² है। इसमें आपको बस ध्यान ही रखना, आर का मान तो आपको प्रश्न में दिया हुआ मिलेगा, या तो दिया हुआ मिलेगा, नहीं अपने को ज्ञात करने के लिए कुछ और फैक्ट दिए हुए मिलेंगे, तो अपन उस प्रश्न में आर का मान या तो निकाल के क्षेत्रफल
या जो भी आगे की एक्टिविटी रहेगी वो प्रश्न के अनुसार रहेगी। तो हमें एक बात ये ध्यान रखना है कि आर का मान सिर्फ आर का मान है यहाँ पे जो प्रश्न में दिया हुआ मिलेगा। फिर उसके बाद में अपन नंबर 3 सूत्र की बात करते हैं। 3 नंबर सूत्र है, एक छोटा सा पॉइंट है जिसका नाम है 2 सेकेंडरी वृत्त, या फिर एक सेकेंडरी वृत्त की बात करें अपन। सेकेंडरी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, सेकेंडरी वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा। तो सबसे पहले हमें समझना ये जरूरी है कि सेकेंडरी वृत्त क्या होता है। यानी अपन वर्ड की तो बात कर चुके हैं, लेकिन आप कहोगे सर आपने सेकेंडरी वर्ड के बारे में बताया नहीं, तो मैं बता दूं सेकेंडरी वर्ड क्या होते हैं। ऐसे 2 वर्ड होते हैं सेकेंडरी वर्ड में, ऐसे 2 वर्ड होते हैं जिनका केंद्र बिंदु एक ही होता है। यानी वर्ड तो 2 होते हैं लेकिन केंद्र बिंदु क्या होता है, 2 होता है। जैसे देखना सेकेंडरी वर्ड आप डायग्राम से कर देखना, जैसे ये नंबर 1 वर्ड है, दूसरा वर्ड ये है। इन दोनों वर्डों की जो केंद्र बिंदु है वो एक है, लेकिन त्रिज्या अलग अलग रहेगी। ये R2 रहेगी और ये R1 रहेगी, इस प्रकार। यानी ऐसे 2 वर्ड जिनका केंद्र बिंदु क्या हो, जिनका केंद्र बिंदु एक ही है लेकिन उनकी त्रिज्या अलग अलग होती है। एक वर्ड की त्रिज्या बड़ी होती है, एक वर्ड की त्रिज्या छोटी होती है। तो अपन देखेंगे पूरे वर्ड का क्षेत्रफल ये था पाई आर स्क्वायर था। बस ध्यान ही रखना अपने को चेंज किसमें करना है, त्रिज्या में चेंज करना है। पाई का पाई रहेगा और यहाँ पे आर स्क्वायर है तो R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर लगाना है। जरूरी नहीं कि R1 R2 किस प्रकार बना के चले, R1 बढ़ा है किससे, R2 से। इस चीज के बारे में भी ध्यान रखना आपको। R1 किससे बढ़ा है, R2 से, क्योंकि R1 की त्रिज्या बड़ी है, बड़े वर्ग की त्रिज्या में से अपन छोटे वर्ग की त्रिज्या घटा सकते हैं। तो ये हो गया सेकेंडरी वर्ग का क्षेत्रफल पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। रटने की जरूरत नहीं है आपको, बस ध्यान ही रखना वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है। तो इसमें भी वही तो है पाई आर स्क्वायर है, सिर्फ त्रिज्या 2 थी तो बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या घटा दी थी। अब 3 नंबर सूत्र की बात करते हैं अपन। 3 नंबर सूत्र की बात 4 नंबर सूत्र की बात करेंगे। उसमें अपने को एक डायग्राम और समझना पड़ेगा। सूत्र में सूत्र यह है कि त्रिज्याखंड के जो क्षेत्रफल होता है वो देखना है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब वापस वही बात आएगी त्रिज्याखंड क्या होता है। सबसे पहले त्रिज्याखंड क्या होता है, तो त्रिज्याखंड देखना, इसका डायग्राम देखना आप। त्रिज्याखंड का इस तरह बढ़ा रहा हूं मैं। एक जिस प्रकार एक वर्ग होता है, और इस वर्ग की 2 त्रिज्याएं, त्रिज्याखंड होता है वर्ग की 2 त्रिज्याएं और चाप की लंबाई के द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल। वर्ग की 2 त्रिज्याएं और चाप की लंबाई के द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है। ये त्रिज्याखंड है। त्रिज्याखंड क्या होता है, एक वृत्त में 2 त्रिज्याएं और एक चाप की लंबाई के द्वारा जो बनाया गया एरिया होता है वो होता है त्रिज्याखंड होता है। अब अपन बात करेंगे इस त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल की। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अपन त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो उसका सूत्र रहेगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 ये सूत्र रहेगा, क्योंकि इसमें एक थीटा का मान कहाँ रहेगा, थीटा यहाँ होता है। इस थीटा का मान या तो दिया हुआ मिलेगा हमें, इस थीटा का मान क्या होगा, दिया हुआ मिलेगा। कुछ न कुछ जो भी थीटा दिया हुआ मिलेगा उसके सहायता से अपन प्रश्न को हल कर सकते हैं। पाई आर स्क्वायर तो सेम है जैसे वर्ग का क्षेत्रफल था, बस अंतर थीटा बटा 360 का है और थीटा का मान हमें क्या होगा, दिया हुआ मिलेगा। अब इसके बाद में बात करते हैं अपन त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई के बारे में बात करते हैं। इसकी त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई, त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई, एक चाप की लंबाई के बारे में बात करें। चाप की लंबाई कौन सी, ये एक भी चाप है, जो एक भी ये चाप है, इस चाप की लंबाई के बारे में बात करें। इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई का सूत्र है 2 पाई आर थीटा बटा 360। तो देखो एक चीज देखना इसमें, जैसे वर्ग की परिधि का सूत्र क्या था, 2 पाई आर था, जैसे अपन ऊपर लिखा 2 पाई आर है, बस अंतर थीटा बटा 360 का है, क्योंकि 2 पाई आर तो पूरे वर्ग की परिधि थी। अब अपन यहाँ पर चाप की लंबाई की बात करें तो सिर्फ कितनी परिधि के बारे में बात कर रहे हैं, तब क्या होगा, थीटा बटा 360 आएगा। थीटा कहाँ से निकालेंगे, इस त्रिज्याखंड में थीटा हमें प्रश्न में दिया मिलेगा। अब इसके बाद अपन 6 नंबर सूत्र की बात करते हैं। 6 नंबर सूत्र एक छोटा सा है, वैसे अपन ए और एल यानी यहाँ पर जैसे चाप की लंबाई को अपन एल से दर्शाते हैं, चाप की लंबाई को एल से और क्षेत्रफल को ए से दर्शाते हैं। अब अपन ए और एल में संबंध देखेंगे, ए और एल में संबंध,
सीधा सा आगे दोनों सूत्र देखना, ए और एल में संबंध ए बराबर 1/2 एल इंटू आर, यानी कई बार प्रश्न में क्या होता है कि एल और आर का मान दे देते हैं और थीटा का मान देते नहीं है, सिर्फ एल और आर का मान देते हैं और क्षेत्रफल पूछते हैं, यानी त्रिज्यीय खंड का अगर क्षेत्रफल पूछे और एल और आर का मान देते हैं तो डायरेक्ट ये सूत्र लगाना है, ए बराबर 1/2 एल इंटू आर। उस समय आप ये सूत्र लगाना, दो सूत्र है त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल के, एक तो ये और एक ये, इन दोनों में आप सूत्र दोनों से निकाल सकते हो, लेकिन आसानी इसमें रहेगी 1/2 एल इंटू आर का। जब एल और आर दोनों का मान दिया मिलेगा तो अपन इसकी सहायता से त्रिज्यीय खंड की भाषा कर रहे हैं वर्गखंड की, यानी वर्गखंड क्या होता है अपन त्रिज्यीय खंड के बारे में जान चुके हैं। त्रिज्यीय खंड तो क्या था, उसमें जब दो त्रिज्या और चाप की लंबाई के द्वारा जो एरिया बनता है उसे क्या कहते हैं, त्रिज्यीय खंड कहते हैं। अब अपन बात करते हैं वर्गखंड के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे वर्गखंड क्या होता है। वर्गखंड विश्व का एक टुकड़ा होता है, एक जीवा क्या होती है, जीवा उस वर्ग को दो भागों में बांट देती है, एक तो दीर्घ वर्गखंड बढ़ जाता है और एक लघु वर्गखंड बढ़ जाता है, एक दीर्घ वर्गखंड और एक लघु वर्गखंड, यानी एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। तो अपन दोनों के सूत्रों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं लघु वर्गखंड के क्षेत्रफल की। यहाँ बता दूं मैं आपको वर्गखंड किस प्रकार है। सबसे पहले अपन बात करते हैं लघु वर्गखंड की। लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल और इन ज्यामितीय आकृतियों के बारे में मैं आपको आराम से समझा दूंगा। सिर्फ आपको एक बार सूत्र किस प्रकार बढ़े, किस प्रकार सूत्र लिख रहा हूँ, इन सूत्रों को आपको याद रखना है। तो जैसे ये एक वर्गखंड है, ये केंद्र बिंदु है और ये जीवा एपी, इसको दो भागों में बांटेंगे। जीवा क्या करेंगे, एपी इसको दो भागों में बांटेंगे। अब ध्यान देना कि वर्गखंड के किस प्रकार बन रहे हैं। एक तो जो बड़ा भाग ऊपर का भाग है, तो ये तो क्या हो गया, दीर्घ वर्गखंड हो गया। जो बड़ा होता है, क्योंकि हिंदी में दीर्घ कहते हैं, दीर्घ वर्गखंड हो गया, बड़े भाग को दीर्घ वर्गखंड कहते हैं। और जो छोटा भाग होता है उसे अपन क्या कहते हैं, लघु वर्गखंड कहते हैं। छोटे भाग को लघु वर्गखंड कहते हैं। तो अपन इनके सूत्र देखेंगे दोनों के। सबसे पहले अपन देखते हैं लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल नंबर 7 नंबर। लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल के बारे में अपन बात करते हैं। तो इसका सूत्र हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा। बस ये थोड़ा सा सूत्र है तो सा अलग, उन सूत्रों से अलग है, थोड़ा सा अलग है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 ये तो अपने का त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल था। इसमें से अपन घटा रहे हैं, क्या घटा रहे हैं, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ पर ये साइन त्रिकोणमितीय अनुपात है और त्रिकोणमितीय अनुपातों की टेबल होती है, उसकी भी अपन प्रश्न आने पड़ेंगे। अपन एक बार सिर्फ साइन थीटा की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 8 में बात करें अपन दीर्घ वर्गखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वर्गखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वर्गखंड का क्षेत्रफल, इनके बारे में बात करें अपन। तो दीर्घ वर्गखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, अपने को पता है ये बड़ा वर्गखंड है, इसका क्षेत्रफल पूछा है हमें। बड़े वर्गखंड है, क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। तो अपन जानते हैं पूरे वर्ग का क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं, यानी वर्ग का क्षेत्रफल, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पूरे वर्ग का होगा पाई आर स्क्वायर। इसमें से घटाना है, यानी इस पूरे भाग में से अपन जो लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल निकाला था वो घटा देते हैं, यानी छोटे वर्गखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो अपने आप बड़े वर्गखंड का क्षेत्रफल बन जाएगा। तो ये इसमें से क्या घटाएंगे, लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल, क्या घटाएंगे, लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे और उसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो देखना इस प्रकार अपने ये सूत्र हुए हैं कुछ, और अपन अगले वीडियो में कुछ प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। इन सूत्रों को आपको पहले याद करना है और ये सूत्र जब याद हो जाएंगे तो आगे अपन प्रश्न करने में आसान रहेगी। एक मैं आपको बता दूं कि इन सूत्रों का जो लिखित रूप है मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि सारे सूत्र एक साथ में लिख के बता दूंगा आपको। उन सूत्रों को आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको कि मेरी पूरी क्लास आपने देखी है। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। सब्सक्राइब करने से हम मोटिवेट होंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ, आप बेल आइकन को दबाते रहिएगा।